नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर, जो कि पार्ट है तक्षशिला आईएएस बलिया का। और मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, 21वीं सदी का विश्व एक ऐतिहासिक भू राजनीतिक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। कोल्ड वॉर के बाद स्थापित अमेरिकी वर्चस्व अब बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की चुनौती का सामना कर रहा है। एक और ब्रिक्स जैसे मंच वैश्विक दक्षिण की आवाज बनकर पश्चिमी आर्थिक और राजनीतिक प्रभुत्व को संतुलित करने का प्रयास कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर अमेरिका और चीन के बीच उभरता संभावित G2 समीकरण विश्व राजनीति में नई शक्ति संरचना की ओर संकेत दे रहा है। इसी बदलती वैश्विक परिस्थितियों के बीच पाकिस्तान का ब्रिक्स में शामिल होने के लिए सक्रिय प्रयास केवल एक कूटनीतिक घटना नहीं, बल्कि दक्षिण एशिया की रणनीतिक राजनीति में बड़े बदलाव का संकेत है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक हो रही है। बीजिंग में डोनाल्ड ट्रंप और जिनपिंग की संभावित वार्ता हो रही है। रूस और चीन की बढ़ती रणनीतिक साझेदारी, पश्चिम एशिया में अस्थिरता और हिंद प्रशांत क्षेत्र में बढ़ती प्रतिस्पर्धा, ये सभी घटनाएं इस बात का संकेत देती हैं कि दुनिया अब एक नए वैश्विक शक्ति संतुलन के दहलीज पर खड़ी है। भारत के लिए केवल एक विदेश नीति का विषय नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक आत्मनिर्भरता, क्षेत्रीय नेतृत्व, ऊर्जा सुरक्षा और वैश्विक महाशक्ति बनने की रणनीति से जुड़ा एक निर्णायक मोड़ है। ऐसे समय में भारत को न केवल अपनी सामरिक स्वायत्ता यानी कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बनाए रखनी होगी, बल्कि ब्रिक्स, क्वाड, G20, ग्लोबल साउथ के बीच संतुलन स्थापित करते हुए 21वीं सदी की नई विश्व व्यवस्था में अपनी केंद्रीय भूमिका भी सुनिश्चित करनी होगी। साथियों, आज इसी मुद्दे के ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन अंत तक आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो वर्तमान वैश्विक परिदृश्य किस प्रकार से बदल रहे हैं, ये आप जरूर समझेंगे। साथियों, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए कि यहां आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को समय पर मिल सके। साथियों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मित्रों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा और बहुत ध्यान से, बहुत बारीकी से एक एक बात को आप ध्यान सुनिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस शानदार सेशन का। और आज का टॉपिक है ब्रिक्स वर्सेस G2। भारत को अलग थलग करने के लिए चीन में बड़ी हलचल, ब्रिक्स में शामिल होने के लिए बेचैन है पाकिस्तान, अमेरिका ब्रिक्स की ताकतों को तोड़ रहा है, रूस के सामने गिड़गिड़ाया पाकिस्तान, क्या ब्रिक्स में मिलेगी पाकिस्तान को भी एंट्री? साथियों, आपके स्क्रीन पर मैंने जो समाचार पत्र लिया हो राइटर्स को ही लिया है और राइटर्स से ही मैं न्यूज लेकर आपके सामने आया हूं। एक तरफ राइटर्स लिखता है ट्रंप चाइना लाइव, जिनपिंग कॉशन ओवर ताइवान लीडर डिस्कस, यानी कि जो आपको दिख रहा है ये 14 मई 2026 का चित्र है, आज ही का ये तस्वीर है, जो कि ट्रंप और जिनपिंग ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल इन बीजिंग जो है वहां है। दूसरा आपको जो न्यूज दिख रहा है उस न्यूज में पाकिस्तान रिमेन्स इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग ब्रिक्स एम्बेसडर टू रशिया। तीसरा जो न्यूज है, ईरान वॉर टू कास्ट अ शैडो ऑन ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग इन दिल्ली, विदेश मंत्रियों की मीटिंग जो है वो दिल्ली में हो रही है, उसकी तस्वीर आपको आपके स्क्रीन पर देखने को मिल रही है। साथियों, सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये सिनेरियो देखिए, ब्रिक्स हो गया है ना, इसके अलावा G2 की मीटिंग हो रही है, पाकिस्तान जो है वो ब्रिक्स का मेंबरशिप बनने के लिए जो है वो कोशिश कर रहा है, वेस्ट एशिया में क्राइसिस चल रहा है, रीजनल लीडरशिप की लड़ाई हो रही है, इकोनॉमिक स्ट्रेटजी के ऊपर सवाल है, बहुत सारी चीजें जो है विश्व में जो घटनाएं घट रही हैं इस चित्र में आपको समझाने का प्रयास जो है वो किया गया। लेकिन सबसे पहला सवाल कि ब्रिक्स है क्या? साथियों, ब्रिक्स दुनिया की प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक महत्वपूर्ण समूह है, जिसकी स्थापना वैश्विक शक्ति संतुलन को अधिक मल्टीपोलर बनाने के उद्देश्य से किया गया था। शुरुआत में ब्रिक यानी कि BRIC कहा जाता था, जिसमें 4 देश थे, ब्राजील, रशिया, चाइना और इंडिया। वर्ष 2010 में साउथ अफ्रीका भी इसमें शामिल हुआ और जो ब्रिक था वो ब्रिक्स में कन्वर्ट हो गया। समय के साथ साथ ब्रिक्स का विस्तार हुआ और अब इसमें नए सदस्य भी जो है वो शामिल हो चुके हैं और अन्य सदस्यों के शामिल होने की प्रक्रिया चल रही है। अभी जो नए सदस्य हैं वो ईरान, UAE, इजिप्ट, इथोपिया और इंडोनेशिया हैं। सऊदी अरबिया जो है वह प्रोसेस में लगा हुआ है। आज ब्रिक्स केवल एक आर्थिक मंच नहीं, बल्कि ग्लोबल साउथ की सामूहिक राजनीति और रणनीतिक आवाज के रूप में उभरता हुआ मंच। साथियों, विश्व के बारे में अगर हम बात करें तो आपके स्क्रीन पर ये जो मैप है देखिए, ओरिजिनल मेंबर्स आपको दिख रहे हैं, न्यू मेंबर्स आपको दिख रहे हैं।
अगर ब्रिक की बात करें तो टोटल विश्व की जो आपका जीडीपी है, टोटल जीडीपी, उसमें 37% जो है वो ब्रिक्स है। अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो 40% ब्रिक्स कंट्री के बारे में है। इमर्जिंग स्ट्रॉन्गेस्ट वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ है और इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? वेस्टर्न इकोनॉमी के जो डोमिनेंस है उसको बैलेंस करना, रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन द यूएस डॉलर के ऊपर जो डिपेंडेंसी है उसको खत्म करना है, प्रमोटिंग मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर और रिफॉर्मिंग आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक एंड यूनाइटेड नेशन आपका सिक्योरिटी काउंसिल के स्ट्रक्चर्स को जो है वो चेंज करना है। इसके अलावा अगर हम बात करें साथियों, तो हमने जब विश्व के ब्रिक्स के बारे में आपके साथ चर्चा की तो मैंने कहा कि उद्देश्य यही है कि पश्चिमी संस्थाओं के विकल्प के रूप में एक उभरती हुई शक्ति के रूप में बनना। साथियों, पश्चिमी आर्थिक प्रभुत्व को संतुलित करने का अर्थ यह है कि ब्रिक्स अमेरिका और यूरोप केंद्रित जो वैश्विक आर्थिक व्यवस्था है उसके विकल्प के रूप में उभर सके। हमने कहा डॉलर के ऊपर निर्भरता को कम करना, यानी कि डी डॉलराइजेशन के बारे में बात की, यानी कि जो भी सदस्य देश है वो आपसी व्यापार जो करेंगे उसके लिए वह डॉलर के जगह पे स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को जो है वो बढ़ावा देंगे। इससे अमेरिका के डॉलर के ऊपर निर्भरता जो घट जाएगी। हमने कहा मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर बनाना, यानी ब्रिक्स ऐसी विश्व व्यवस्था की वकालत करता है जहां शक्ति केवल पश्चिमी देशों तक सीमित नहीं रहेगी। हमने कहा वैश्विक संस्थाओं में सुधार करना। साथियों, ये समूह जो है वो आईएमएफ, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सुधार कर विकासशील देशों के अधिक प्रतिनिधित्व की जो है मांग करता है। आपके स्क्रीन पर अगली जो तस्वीर है वो आप देख रहे हैं डॉक्टर एस जयशंकर जो कि भारत के विदेश मंत्री हैं, उनका जो है वो एक्स पर पोस्ट है, प्लीज टू वेलकम माय कलीग एट ब्रिक्स इंडिया 2026 फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग इन न्यू दिल्ली टुडे। वी आर मीटिंग एट अ टाइम व्हेन द वर्ल्ड इज इंक्रीजिंगली कॉम्प्लिकेटेड एंड अनसर्टेन विद सेवर इम्प्लिकेट्स ऑन इमर्जिंग मार्केट्स एंड डेवलपिंग कंट्रीज। है ना। ब्रिक्स की मीटिंग 14 और 15 तारीख को नई दिल्ली में, यानी कि आज और कल होने वाली है। और एस जयशंकर जो है वो विदेश मंत्रियों की जो बैठक हो रही है जो ब्रिक्स के मेंबर हैं, उनमें ये कहना है कि देखो भैया, दुनिया बहुत तेजी और जटिलता से और अनिश्चितता से जो है वो बदल रही है। यह केवल एक औपचारिक कूटनीतिक बयान नहीं था। अगर विदेश मंत्री भारत के ऐसा बयान दे रहे हैं, इसका मतलब यह है कि बदलती वैश्विक शक्ति संरचना, बढ़ते भू राजनीतिक तनाव और आर्थिक अस्थिरता की ओर जो है भारत जो है वह स्पष्ट रूप से संकेत दे रहा था। और आज विश्व एक ऐसे दौर में प्रवेश कर चुका है जहां पश्चिम एशिया का संकट जो है वो गहरा रहा है। विश्व एक ऐसे दौर में जा चुका है जहां अमेरिका और चीन की प्रतिद्वंदता बढ़ रही है। वैश्विक व्यापार मार्ग असुरक्षित हो रहे हैं और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था तेजी से आकार ले रही। ऐसे समय में भारत ने ब्रिक्स मंच पर अपने दीर्घकालिक रणनीति के हितों को जो है स्पष्ट रूप से रखा है। भारत ने कहा कि देखो भैया, हम एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर हम बात करेंगे, यानी कि ईरान और व्यापक वेस्ट एशिया के संकट के कारण जो वैश्विक तेल आपूर्ति और ऊर्जा बाजार अस्थिर बने हुए हैं, भारत ये कह रहा है कि भैया, जो दुनिया के सबसे बड़े ऊर्जा आयातकों में से एक हम हैं, हमारे यहाँ स्थिति स्थिर नहीं है। सस्ती ऊर्जा आपूर्ति जो है इसकी आवश्यकता जो है इस पर भारत ने जोर दिया। भारत की जो मुख्य चिंताएं हैं जो कि ब्रिक्स में भी विदेश मंत्रियों के सामने एस जयशंकर साहब ने रखा, वो कहा कि देखो भैया, क्रूड ऑयल प्राइस जो है वो शॉक कर रहे हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो तनाव है वो भी सही नहीं है, वैश्विक महंगाई का खतरा बना हुआ है, ऊर्जा आपूर्ति जो है वो बाधित होने की आशंका है। और भारत का संदेश स्पष्ट था कि ऊर्जा को भू राजनीतिक हथियार जो है वो नहीं बनाया जाना चाहिए। साथियों, भारत मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात करता है। भारत जो है वो सीधे कहता है कि भैया, एक खुला और निर्बाध समुद्री व्यापार जो है वो होना चाहिए, यानी कि चाहे वो हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात करें, चाहे लाल सागर की बात करें, रेड सी की, चाहे इंडो पैसिफिक सी रूट्स के बारे में बात करें, इन सभी समुद्री मार्ग से दुनिया के बड़े हिस्से का तेल और व्यापार गुजरता है। और यदि यहां अस्थिरता होती है तो वैश्विक अर्थव्यवस्था और भारत दोनों जो है प्रभावित होंगे। तो भारत ने कहा कि देखो भैया, नियम आधारित समुद्री व्यवस्था का जो है वो हम समर्थन करते हैं। सच, भारत सप्लाई चेन रिसाइलेंस की बात करता है, यानी कि चाहे वो कोविड-19 की बात हो, चाहे यूएस चाइना ट्रेड टेंशन की बात हो, है ना। दुनिया अब चाइना सेंट्रिक सप्लाई चेन पर अत्यधिक निर्भरता जो है वो हो चुकी है, उसको कम करना है। और इसी संदर्भ में चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी तेजी से उभर रही है, जिसमें कंपनियां चीन के अलावा वैकल्पिक विनिर्माण केंद्र की तलाश कर रही है। भारत ने ब्रिक्स के मंच पर स्वयं को जो है वो एक विश्वसनीय मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में, स्टेबल डेमोक्रेटिक इकोनॉमी के रूप में, अल्टरनेटिव सप्लाई चेन डेस्टिनेशन के रूप में जो है प्रस्तुत किया। और ये भारत की मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत रणनीति से जुड़ा हुआ मुद्दा है।
साथियों, भारत जो है वो क्लाइमेट जस्टिस के बारे में बात कर रहा है ना। क्लाइमेट जस्टिस यानी कि भारत कह रहा है कि भैया कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। भारत ने जलवायु परिवर्तन पर विकसित और विकासशील देशों के समान लेकिन विभेदित जिम्मेदारी के सिद्धांत को दोहराया। भारत का तर्क सीधे है कि विकसित देशों ने ऐतिहासिक रूप से अधिक प्रदूषण किया है, इसलिए क्लाइमेट फाइनेंसिंग और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी उनकी जिम्मेदारी अधिक होनी चाहिए। भारत ने क्लाइमेट एक्शन और डेवलपमेंट नीड्स के बीच में संतुलन की वकालत की। भारत मल्टीलेटरल रिफॉर्म्स के बारे में बात कर रहा है। भारत ने वैश्विक संस्थाओं में कहा कि भैया सुधार होना चाहिए, चाहे हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कहें, सुधार कराइए, चाहे हम आईएमएफ की बात करें, अधिक प्रतिनिधित्व दीजिए, चाहे हम वर्ल्ड बैंक में की गवर्नेंस की बात करें, रिफॉर्म कीजिए। ग्लोबल साउथ रिप्रेजेंटेशन जो है, इसका मांग जो है, भारत ने कहा कि भैया इसकी मांग को जो है वो क्या कर दीजिए, इसकी मांग को बढ़ाइए, है ना। उम्मीद करता हूं कि आपको सारी की सारी बातें जो है समझ में आ रही। यानी कि भारत ये मान रहा है कि वर्तमान वैश्विक संस्थाएं 21वीं सदी की वास्तविक शक्ति संरचना को सही रूप से जो है प्रतिबंधित जो है वो नहीं कर पा रही, है ना। आगे बढ़ते हैं साथियों। अब आप देखेंगे कि कल ट्रंप साहब जो है वो पहुंचे कहां, बीजिंग। मिलने वाले कितने किससे हैं, सी जिनपिंग। यानी कि दो दुश्मन एक टेबल पे बैठे हुए हैं। और आप समझ लीजिए कि जब दो दुश्मन एक टेबल पर बैठे और सौदागरी करें, यानी कि बलि किसी का चढ़ने वाला है। साथियों, जब अच्छा चाइना जो है वो ब्रिक्स का मेंबर है, लेकिन चाइना के विदेश मंत्री यहां नहीं आ रहे हैं, है ना। तो जब ब्रिक्स में विदेश मंत्री जो है, ब्रिक्स के जो भी विदेश मंत्री, उनको आज भारत में रहना चाहिए था। नई दिल्ली में चल रही है मीटिंग। उसी समय डोनाल्ड ट्रंप कहां पहुंचे हैं, बीजिंग के दौरे पे। वैश्विक राजनीति में एक बड़े रणनीतिक संकेत के रूप में इसको देखा जा रहा है। और यह केवल अमेरिका और चीन की द्विपक्षीय संबंधों की सामान्य कूटनीतिक यात्रा नहीं थी, बल्कि संभावित G2 वर्ल्ड ऑर्डर की चर्चा को फिर से जो है वो जीवित करने वाली घटना थी, जिसमें दुनिया की दो सबसे बड़ी शक्तियां अमेरिका और चीन वैश्विक व्यवस्था को प्रभावित करने की क्षमता रखती है। कल भी हमने इस पर चर्चा किया था G2 मॉडल के बारे में कि G2 मॉडल है क्या। तो साथियों, G2 का अर्थ है एक वैश्विक शक्ति ढांचा जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और चाइना रहे, दुनिया के सबसे प्रभावशाली आर्थिक, तकनीकी और सामरिक शक्तियों का वैश्विक निर्णय जो है वो प्रभावित कर सकें। और कुछ विश्लेषकों के अनुसार बात करें तो यदि अमेरिका और चीन किसी सीमित रणनीतिक समझौते पर पहुंचते हैं तो विश्व राजनीति के एक नए द्विध्रुवीय संतुलन की ओर जो है ये बढ़ सकता है। इसमें जो चर्चा का जो विषय था, जो चर्चा चल रहा है, वो ट्रेड वॉर, ताइवान, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, रेयर अर्थ सप्लाई चेन, ईरान क्राइसिस और ग्लोबल करेंसी सिस्टम को लेकर जो है वो पूरी की पूरी जो चर्चा है चल रही है। तो कुल मिलाकर बहुत ही ज्यादा पेचीदा मामला है, जिसमें अमेरिका और चाइना जो है वो दोनों मिलकर जो है वो काम कर रहे हैं, दोनों मिलकर जो है वो बात कर रहे हैं। ठीक है। तो कुल मिलाकर ये जो चर्चा जो है काफी तेज हो चुकी है कि यदि अमेरिका और चीन किसी नए वित्तीय संतुलन की ओर बढ़ते हैं तो इसका प्रभाव जो है वो ग्लोबल ट्रेड पर, फॉरेन मार्केट्स पर, ऑयल प्राइसिंग पर, इमर्जिंग इकोनॉमी के ऊपर गहराई से पड़ सकता है। अब दिमाग में प्रश्न यही होगा कि भारत के लिए जो पूरा का पूरा G2 मॉडल है, जिसके बारे में अभी हमने बात किया, तो ये G2 मॉडल जो है टू नेशन ग्लोबल इंपैक्ट्स के बारे में, इसके बारे में हेनरी किसिंगर ने जो है वो सबसे पहले 2005 में जो है इसके बारे में बात किया था, है ना। और ये पूरा का पूरा अगर ये आ जाता है तो क्या डोमिनेट कर सकता है, तो ग्लोबल ट्रेड को, टेक्नोलॉजी को, करेंसी सिस्टम को, सप्लाई चेन को, सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, इन सभी को जो है ये प्रभावित कर सकता है ना। तो अब प्रश्न यही है कि क्या यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो ब्रिक्स को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स इस बात को कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि भाई यूएस जो है वो क्या कर रहा है, वो चाह रहा है कि ब्रिक्स कमजोर हो जाए, क्योंकि ब्रिक्स अगर कमजोर होगा तो डॉलर मजबूत हो जाएगा, क्योंकि ब्रिक्स कंट्री डी डॉलराइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं। ब्रिक्स कंट्री कह रहे हैं कि हम आपस में डॉलर में नहीं, अपनी जो स्थानीय मुद्रा है इसमें हम व्यापार करेंगे, और कभी भी अमेरिका ये नहीं चाहेगा, है ना। अब भारत के लिए इसका अर्थ क्या है साथियों, तो भारत एक अत्यंत जटिल रणनीतिक स्थिति में है। एक तरफ भारत ब्रिक्स का प्रमुख सदस्य है, तो दूसरी तरफ अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी मजबूत कर रहा है। भारत की जो चुनौती है वो यही है कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को जो है वो क्या किया जाए, बना के रखा जाए, चाइना थ्रेट को जो है संतुलित करके रखा जाए, ग्लोबल साउथ लीडरशिप को मजबूत किया जाए, सप्लाई चेन अल्टरनेटिव बनाया जाए, इंडो पैसिफिक में अपने प्रभाव को बढ़ाया जाए। और G2 मॉडल अगर मजबूत होता है तो भारत को अपनी स्वतंत्र विदेश नीति और बहुध्रुवीय विश्व दृष्टि को और अधिक संतुलित और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। ठीक, तो फिर वही बात है कि ब्रिक्स को क्या कमजोर करने की प्रयास हो रही है। तो हमने कहा
कि थ्रेट टू डॉलर डोमिनेंस है, किसको, अमेरिका को, वेस्टर्न इंस्टीट्यूशन को चैलेंज हो सकता है, एक चुनौती हो सकती है पश्चिमी संस्थाओं को, है ना। एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक जैसी संस्थान जो हैं वो पश्चिमी वित्तीय जो भी ढांचा, चाहे वर्ल्ड बैंक की बात करें, आईएमएफ की बात करें, इनके लिए खतरा है। ग्लोबल साउथ ध्रुवीकरण, राइज ऑफ द ग्लोबल साउथ, है ना। तो ब्रिक्स विकासशील देशों के लिए एक मंच ला रहा है। लेकिन यहां हम क्या देख रहे हैं, हम यहां ये देख रहे हैं कि चाइना जो है वो डुअल स्ट्रेटजी चल रहा है। चाइना एक साथ जो है वो दो रणनीति पर काम कर रहा है। पहली जगह चाइना जो है वो ब्रिक्स के नेतृत्व, यानी कि चीन ब्रिक्स को पश्चिमी व्यवस्था के विकल्प के रूप में मजबूत करना चाहता है। लेकिन दूसरी जगह हम देखें तो ब्रिक्स के साथ साथ अमेरिका के साथ साथ व्यवहारिक समझौते भी कर रहा है। चीन अमेरिका के साथ व्यापारिक स्थिरता भी चाहता है, यानी कि प्रतिस्पर्धा भी करना है और सहयोग भी करना है। अब इसी बीच में अगर हम बात करें तो एक देश जो एंट्री करना चाहता है वो है पाकिस्तान। सच पाकिस्तान जो है वो ब्रिक्स में एंट्री लेने के लिए बहुत ज्यादा बेचैन है। पाकिस्तान रूस के सामने हाथ जोड़ रहा है। पाकिस्तान के राजदूत हैं फैसल नियाजी, आपके स्क्रीन पर है फैसल नियाजी तिर्मजी, ये सीधे ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तो भैया ब्रिक्स का नेचुरल पार्टनर है, केवल भारत उसकी सदस्यता का विरोध कर रहा है। रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील सब पाकिस्तान के समर्थन में हैं और पाकिस्तान तो भारत से भी बातचीत करने को तैयार है कि भैया हमको ले लो। लेकिन अगर पाकिस्तान ब्रिक्स का मेंबर बन जाता है तो क्या होगा, और क्यों बनना चाहता है, तो बनना इसलिए चाहता है कि उसको अंतरराष्ट्रीय वैधता मिल जाए। ब्रिक्स सदस्यता पाकिस्तान को वैश्विक मंच पर एक नई पहचान दे देगी, आर्थिक संकट से राहत मिल जाएगा। पाकिस्तान गंभीर आर्थिक संकट से गुजरता है तो आईएमएफ से भीख मांग लेता है, विदेशी मुद्रा संकट है, चीन से भीख मांग लेता है, मतलब जो भी समस्या सोच रहा है कि भैया ब्रिक्स भी एक ऐसा मिल जाए जहां हम कटोरा लेके जो खड़े हो जाए तो यहां से भी हमको पैसा मिल जाए। ठीक है। दूसरा, ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक से वो क्या चाह रहा है, हमने कहा कटोरा लेके भीख मांगना चाह रहा है। चीन के साथ पाकिस्तान के रणनीतिक संबंध है ही, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो चल ही रहा है, सीपैक। तो पाकिस्तान की ब्रिक्स की उम्मीदवारी जो है इससे चीन के द्वारा समर्थन मिलने से मजबूत हो रही है। पाकिस्तान खुद को विकासशील देशों की आवाज के रूप में जो है वो पेश करना चाहता है, लेकिन भारत जो है वो इसका विरोध कर रहा है। भारत नहीं चाहता कि पाकिस्तान जो है उसमें आए, क्योंकि भारत के लिए पाकिस्तान की सदस्यता कई कारणों से संवेदनशील मुद्दा है। सबसे पहला है आतंकवाद का मुद्दा, दूसरा है ब्रिक्स का कुल मिलाकर अगर हम बात करें जो मैकेनिज्म है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। चीन पाकिस्तान एक धुरी बना लेंगे और इसके अलावा ये पूरा का पूरा संगठन जो है वह एक राजनीति के रूप में काम करेगा। फिर एक प्रश्न है कि क्या ब्रिक्स भी अन्य जो भी संस्थाएं हैं, जो भी अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं, उस तरफ ब्रिक्स भी अंदर से विभाजित है। साथियों, ब्रिक्स स्वयं को बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था और ग्लोबल साउथ की सामूहिक आवाज के रूप में प्रस्तुत करता है, लेकिन इसके भीतर कई गहरे रणनीतिक और राजनीतिक आर्थिक अंतर विरोध मौजूद है। और सबसे बड़ा विरोधाभास जो है वो इंडिया और चाइना के बीच सीमा विवाद को लेकर सामरिक अविश्वास के रूप में जो है ये दिख रहा है। इसी प्रकार ईरान और यूनाइटेड अरब अमीरात की जिस प्रकार से इस समय तनाव की स्थिति चल रही है, जिस प्रकार से लड़ रहे हैं दोनों, तो ये भी हमें समझ में आ रहा है कि ब्रिक्स जो है वो इंटरनली डिवाइड है ना। तो कहीं ना कहीं ये तनाव जो है वो ब्रिक्स के भू राजनीतिक जो संतुलन है उसको असंतुलित जो है वो कर सकता है। इसके अतिरिक्त रशिया और पश्चिमी देशों के बीच जो जारी संघर्ष है ब्रिक्स को वैश्विक दबाव के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया है। दूसरी ओर डॉलर के विकल्प की चर्चा तेज है, लेकिन अभी तक कोई स्पष्ट और व्यवहारिक वैकल्पिक वित्तीय मॉडल तैयार नहीं किया गया। और सबसे महत्वपूर्ण चुनौती यह है कि चीन के बढ़ते आर्थिक और रणनीतिक प्रभुत्व के जिसके कारण कई सदस्य देशों के भीतर शक्ति असंतुलन की आशंका जो है वो बढ़ गई है। साथियों, अगर हम बात करें तो भारत इस पूरे भू राजनीतिक खेल में बैलेंसिंग पावर बनकर उभर रहा है। भारत की ताकत है कि भारत स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करता है। भारत मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी ब्रिक्स के साथ, क्वाड के साथ, एससीओ के साथ, G20 के साथ, इंडो पैसिफिक सभी मंचों पर सक्रिय है। ग्लोबल साउथ लीडरशिप की बात करता है, यानी कि भारत खुद को विकासशील देशों की आवाज के रूप में स्थापित कर रहा है। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी यानी चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी जो है वो भारत के लिए एक बड़ा अवसर है। और भविष्य की संभावित सिनेरियो के बारे में अगर हम बात करें साथियों, तो क्या संभावित सिनेरियो जो है वो बन सकते हैं, क्या हो सकता है, ठीक इस पर अगर हम बात करें तो फ्यूचर सिनेरियो क्या है, तो तीन फ्यूचर सिनेरियो दिख रहे हैं। अगर ब्रिक्स स्ट्रॉन्गर होता है, पहला सिनेरियो, अगर ब्रिक्स मजबूत होता है
है ना? तो वैकल्पिक भुगतान प्रणाली हो, ऊर्जा सहयोग हो, डिजिटल करेंसी हो, सप्लाई चेन इंटीग्रेशन हो, जैसी व्यवस्था अगर बना लेता है तो पश्चिमी व्यवस्था के लिए वास्तविक चुनौती बन सकता है। दूसरा सिनेरियो, अगर G2 मजबूत होता है, G2 की व्यवस्था मजबूत होती है, तो अमेरिका और चीन व्यवहारिक समझौते बढ़ते हैं, तो दुनिया में दो महाशक्तियों का प्रभाव बढ़ जाता है। और तीसरा सिनेरियो जो कि आपके स्क्रीन पर है, फ्रेगमेंटेड मल्टीपोलर वर्ल्ड, जो कि सबसे संभावित स्थिति है। कई शक्ति केंद्र, अस्थायी गठबंधन, क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा, आर्थिक ब्लॉक की राजनीति। तो ये आपको तीसरा कंडीशन जो है वो आपको देखने को मिलता है। ठीक, तो साथियों अंततः हम यही कह सकते हैं कि आज ब्रिक्स केवल आर्थिक मंच नहीं रह गया है, आज यह 21वीं सदी की नई विश्व व्यवस्था की लड़ाई का केंद्र बन चुका है। पाकिस्तान के ब्रिक्स में शामिल होने की बेचैनी इस बात को दिखाती है कि ब्रिक्स का वैश्विक महत्व बढ़ रहा है। ग्लोबल साउथ राजनीति मजबूत हो रही है, पश्चिमी व्यवस्था को चुनौती मिलने लगी है, लेकिन ब्रिक्स की सबसे बड़ी चुनौती उसकी आंतरिक एकता है। भारत के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता होगी रणनीतिक संतुलन बनाना, राष्ट्रीय हित बनाए रखना और वैश्विक नेतृत्व करना। भारत को अमेरिका से साझेदारी, रूस से संबंध, ब्रिक्स में नेतृत्व और चीन के साथ प्रतिस्पर्धा, इन सभी को एक साथ संतुलित करना होगा और यही आने वाले दशक की भारतीय विदेश नीति की सबसे बड़ी परीक्षा होगी। आपको क्या लगता है? आप अपने विचार कमेंट के माध्यम से हम तक अवश्य पहुंचाएं और कैसा लगा ये सेशन जरूर बताएं। साथियों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट के माध्यम से अपने विचारों को हम तक अवश्य पहुंचाइए, शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।